आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का ऑल चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एक बात बता दूं, इससे 100% है कि इससे तो बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में देख के आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि आप याद भी हो जाएंगे और आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख भी सकते हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं कोई पहले देख के तो आया नहीं हूँ कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इतना ज़रूर गारंटी है 100% कि इसी से ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इसलिए इससे पहले हम लोग 10 वीडियो बना चुके हैं और यह 11वां वीडियो है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे भी फ्री में दे रहे हैं, पीडीएफ ले सकते हैं जाकर टेलीग्राम में। देखिए, चलिए 41 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग का विवरण दीजिए। जल मतलब पानी, वाटर, और मार्ग मतलब रास्ता। ठीक है, अब इतना तो समझते हैं। और देखिए, इसका उत्तर मैं बताऊं आपको, तो भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग के विकास के लिए 1986 ईस्वी में अंतः स्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। इस प्राधिकरण ने तीन अंतः स्थलीय जलमार्ग को जलमार्ग घोषित किया, यानी कि तीन जलमार्ग घोषित किया। देखते हैं कौन कौन से हैं। एक नंबर में हो जाएगा क्या, राष्ट्रीय जलमार्ग एक पहला नंबर, इलाहाबाद से दलिया तक 1620 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग भारत का सर्वप्रमुख जलमार्ग है। यानी सर्वप्रमुख मतलब बहुत इसका वैल्यू है। ठीक है, आप ऐसे सर्वप्रमुख तो समझते हैं आप, जलमार्ग है। यह हल्दिया से फरक्का और पटना होते हुए इलाहाबाद आज का नाम है प्रयागराज बोलते हैं, पूरा नाम इलाहाबाद ही है, तक जाता है। और दूसरा में देखते हैं, दूसरा नंबर, तीन तो बंटवारा है नहीं, पहले एक पहला हो गया, अब दूसरा। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदियों से धुबरी धुबरी तक 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित हुआ है। इस जलमार्ग का प्रयोग भारत और बांग्लादेश साझेदारी में करते हैं। कौन? भारत और बांग्लादेश, मतलब इसमें इससे काम चलाते हैं। और 3 नंबर में हो जाएगा क्या, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से और कोलतम तक 168 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत। ठीक है, चंपारण और उद्योगमंडल नहरों पर विकसित है। तो 3 बता रहे थे, तो 3 इसमें बता दिए हैं। 2 या 3 नंबर तो आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बोला जा रहा है क्या, भारत में एक्सप्रेस वे क्या है? भारत में एक्सप्रेस क्या है? तो देखिए, उत्तर में लिखना है क्या, भारत में दिल्ली से जबलपुर तथा मुंबई से पुणे, मतलब पूना जिसे बोलते हैं, पूना तक 4 लेन ठीक है 4 लाइन वाली आधुनिक सड़क है। और एक्सप्रेस वे कहा जाता है कि इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को अतिरिक्त टोल टैक्स देना पड़ता है। इस सड़क पर किसी अन्य सड़क से कोई गाड़ी नहीं आ सकती, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। बस सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था ही, अगर आपको समझ में आ भी गया होगा बहुत अच्छी तरह से। 43 नंबर में बोला जा रहा है क्या, परिवहन किन कार्यकलापों को अभिव्यक्त करता है? परिवहन के 3 प्रमुख कारकों को नाम बताए। पहले 3 बताना है, उसके कौन कौन कारण है वो भी बताना है, कारकों का नाम भी बताना है। देखिए, पहला नंबर में हो जाएगा परिवहन, पहले सुनिए, पहले इसका आंसर सुनिए। परिवहन से तात्पर्य उन कार्यकलापों से है जिनके अंतर्गत मनुष्य और उनके लिए आवश्यक तथा उपयोगी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। और यह व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान तक खाद, बीज इत्यादि, खेत, कृषि और औद्योगिक उत्पाद को औजार तक कच्चा माल और क्या बोलते हैं कारखाना तथा और अन्य आवश्यकता वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अब 3 जो बोला था, इसका काम तो पहले समझ लिए क्या काम था इसका। परिवहन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को लेके जाना ना, तो वही तो सिंपल से है। इसमें आपको बताने का क्या ज़रूरत है, इसलिए मैं पढ़ के ही बताता हूँ ताकि कम टाइम में बता सकूँ। देखिए, 1 नंबर हो जाएगा स्थल मार्ग, जो मिट्टी में चलते हैं, ज़मीन पे, जो हम लोग मोटरसाइकिल या गाड़ी या ट्रैक्टर या कुछ भी चलाते हैं। और दूसरा
जलमार्ग यानी कि वाटर पानी जल, ठीक है, उसमें जो नाव चलते हैं LCD और क्या क्या बोलते हैं उसको, बोट। 3 नंबर में हो जाएगा वायु, मतलब जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब हो गया। स्थल के अंतर्गत सड़क, रेलवे और पाइपलाइन सम्मिलित है। जलमार्ग अंतः स्थलीय तथा और महासागरीय और सागरीय होता है। इसी प्रकार वायु होगा। वायु परिवहन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन शामिल होता है। तो यही था कितना 143 परिवहन का कार्य और परिवहन किसे कहते हैं। चलिए, और 44 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम बताइए। भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम लिखें। देखिए, भारत के 4 मध्यकालीन शहर, दिल्ली, 1 नंबर में दिल्ली, दूसरा नंबर में हैदराबाद, तीसरा नंबर में लखनऊ, चौथा नंबर में आगरा। जी हाँ, हो गया ना 4। तो बस बहुत ही छोटा क्वेश्चन था भाई। अगर आपको ये सब ना याद नहीं होता है ना तो बेकार है ज़िंदगी भैया, बेकार है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ आपको। देखिए 145वां नंबर में बोला जा रहा है क्या, मेट्रो रेलवे क्या है। मेट्रो जो दिल्ली में चलते हैं तो वो क्या है। सबसे पहले आप एक बात बताइए कि मेट्रो सबसे पहले कहाँ आए थे, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हैं कि मेट्रो विदेशी कंपनी है, वो तो आपको मालूम होगा ही, लेकिन सबसे पहले कहाँ आया था आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए उत्तर में लिखना है क्या, मेट्रो रेलवे शहरी परिवहन तथा स्थानीय यातायात मतलब आने जाने का सेवा है, जिसमें गाड़ियों काफ़ी तीव्र चलती है, तीव्र मतलब तेज़ी से चलती है और लोगों को अपने तत्व मतलब कि स्थान, मतलब जहाँ जाना उसका जो जगह है वहाँ पर समय से ही पहले पहुँच जाता है। यह भूमिगत भी होता है, यानी मिट्टी में भी चलता है और भूमि के ऊपर, यानी कि मकान जैसे कि पिलर जोड़ के ऊपर भी चलाते हैं ना, जैसे दिल्ली में देखते हैं घर से बगल से निकलते हैं ऊपर में, ठीक है। तो चलते हैं और पुल पर भी चलते हैं और पुल के सहारे पे भी चलते हैं। और यह प्रदूषण को कम करती है, मतलब प्रदूषण इससे बहुत कम होती है। और भीड़ वाले क्षेत्र में बचकर चलती है, मतलब भीड़ होगा, ठीक है, बिंदा छूट गया ना, हाँ, भीड़ वाले क्षेत्र में बचकर चलती है। और भारत में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से यह सेवा उपलब्ध है। कहाँ कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कहाँ पर उपलब्ध है, मतलब 4 जगह उपलब्ध है, ठीक है। बाकी अभी नहीं है, बाकी जगह में। आगे बोला जा रहा है 146वां नंबर में, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों के नाम लिखिए, नाम बताइए। देखिए वर्तमान समय में भारत में कितना 12 प्रमुख और 185 छोटे या मंझोले पत्तन है। देश के कुल महासागरीय यातायात 75% इन 12 प्रमुख पत्तनों द्वारा होता है और शेष 25 छोटे और मझोले पत्तनों द्वारा। भारत में पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर से ये पत्तन स्थित है। इसके पश्चिमी तट पर स्थित मुख्य पत्तन और कांडला, मुंबई और नहवा सेवा और जवाहरलाल नेहरू और न्यू बेंगलोर होगा, ठीक है, इसमें गलत लिखा है। और ममरा गांव और कोचिन, ठीक है, कोचिन है। तो यह सब था इसमें, एक बार देख लीजिए अच्छी तरीक़ा से आप। देखिए 147वां नंबर में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि भारत रेलवे एवं किन्हीं 2 मुख्य समस्याएं का वर्णन करें। भारत रेलवे की किन्हीं 2 मुख्य समस्याएं का वर्णन करें, ठीक है। तो देखिए अभी जो रेलवे, अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो रेलवे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि रेलवे से बहुत लोगों को रेलवे हादसा हो रहे हैं। तो ये सब हादसा का जिम्मेदारी किसका है तो आप लोग को मालूम होगा ही, वीडियो के माध्यम से आप लोग को देखते होंगे। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या, रेलवे की मेन समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए उत्तर में लिखना है कि भारत रेलवे कई समस्याओं से प्रस्तुत है। इसमें 2 मुख्य समस्या है, कितना 2, तो दो ही तो पूछ ही रहा है ना, तो 2 ही लिखना है आपको, ज़्यादा क्यों लिखना है अपना टाइम वेस्ट करके। और देखिए इसमें बोला जा रहा है रेलवे पटरी की चौड़ाई में विभिन्नता तथा, पहले रेलवे चौड़ाई में विभिन्नता, दूसरा किन्हीं डीजल और कहीं विद्युत इंजनों का परिचालन, मतलब डीजल इंजन भी चलता है और बिजली यानी मोटर से चलते हैं, करंट से। तो इनसे रेलों को गति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक पटरी में रेल भी गया कि डीजल इंजन तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मतलब कि वाइब्रेट करते हैं, मतलब हिलता है ज़्यादा, वो गतिशील ज़्यादा ही होता है वो,
ठीक है। और जो मोटर चलते हैं वो कम होते हैं, और मोटर वाला लाइन जो चलाएंगे तो उसमें तो कम होगा गति, लेकिन ये इंजन जो चलता है ज़्यादा हिलता है, वहाँ पर धड़कन तेज़ हो जाता है, ऐसे समझिए आप। तो पटरी में बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटी लाइन से मोटर, ठीक है, मीटर लाइन और बड़ी लाइन पर बदले जाते हैं, और डीजल इंजन के स्थान पर विद्युत इंजन लगाने में समय बर्बादी होती है। चलिए, और अभी तो बहुत सारा क्या बोलते हैं, विद्युत इंजन हो गया, मतलब कि मोटर हो गया। अब नहीं तो पहले बहुत था जिधर डीजल इंजन, अभी भी है लेकिन कम है, अब बहुत कम हो गया। 148वां नंबर में बोला जा रहा है, भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में एयर, ठीक है, एयर इंडिया तथा इंडियन के योगदान की विवेचना करें। तो देखिए, वायु मतलब हवा, एयर। तो वायु परिवहन एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन का तीव्रतम और सबसे महंगा साधन है। मतलब जो वायु में जो चलते हैं जहाज, उसमें तो आप बैठ नहीं सकते हैं नॉर्मल आदमी, क्योंकि उसका टिकट बहुत महंगा होता है। तो यही बोला जा रहा है, लेकिन इसका तीव्र गति होता है, यानी स्पीड से बहुत जाता है, यानी कि 1 घंटे का, जैसे दिल्ली जाने में 24 घंटा लगता है, 24 से 26 घंटा लग जाता है, लेकिन यहाँ से दिल्ली जाने में 2 से ढाई घंटे में पहुँचा देते हैं। तो यही हुआ ना, तीव्र, जल्दी। तो इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए, 1953 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में वायु परिवहन का प्रबंध हुआ। 2 नगरों में एयर इंडियन और इंडियन एयरलाइंस द्वारा किया जाता है। इनके अतिरिक्त अनेक निजी कंपनियां भी यात्री सेवाएं देती है। निजी मतलब समझते हैं पर्सनल जो कंपनी होते हैं, सरकारी नहीं, गैर सरकारी सेवाएं देती है। किंतु एयर इंडियन और इंडियन का योगदान वायु परिवहन के क्षेत्र में बहुत अधिक है। और एयर इंडियन यह यात्रियों और माल परिवहन के लिए अंतर्गत वायु सेवाएं प्रदान करता है। यह विश्व के सभी महाद्वीपों से भारत को जोड़ता है। महाद्वीप समझते हैं ना, उप महाद्वीप बहुत बड़ा होता है। हम लोग का महाद्वीप कहाँ हुआ, चलिए छोड़िए, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इंडियन एयरलाइंस को ही अब इंडियन के नाम से जाना जाता है। यह घरेलू वायु सेवाएं प्रदान करता है और देश के विभिन्न नगरों को जोड़ता है। देश को विभिन्न नगरों को ही जोड़ता है, यानी कि विभिन्न मतलब समझते हैं अलग अलग देशों को भी शहर को जोड़ता है, सॉरी। चलिए, और देखते हैं 149 क्वेश्चन को। इसमें बोला जा रहा है क्या, उन महत्वपूर्ण मदों के नाम बताइए जिन्हें विभिन्न देशों में आयात करता है। चलिए फिर देखते हैं, देर किस बात की। भारत लगभग 80, ठीक है, 8,000 वस्तुओं का विभिन्न देशों से आयात करता है। भारत आयात किए गए मदों को पेट्रोलियम उत्पाद कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बाद पूंजी सामान देती है, और मोती तथा रत्न, सोना और चांदी, रासायनिक उत्पाद, खाद्य वस्तुओं इत्यादि का स्थान आता है। इनके अतिरिक्त लोहा और इस्पात और चिकित्सीय एवं वर्मा उत्पाद, उर्वरक और क्या बोलते हैं, आलोह, धातु, वस्त्र एवं धागे, पेपर बोर्ड एवं और विनिर्मितियाँ और रासायनिक उत्पाद, कोयला तथा कोक और क्या बोलते हैं, अखबारी कागज़ और ये सब जो चीज़ें निजी जीवन में जो याद होते हैं, जो कारोबार करते हैं, वो सब चीज़ें नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें इसमें लाते थे, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि 150 नंबर में 150 नंबर क्वेश्चन में परिस्थितिकरण असंतुलन को प्रभावित करने वाले 2 कारकों को उल्लेख करें। चलिए फिर देखते हैं इसका भी आंसर। इसमें बोला जा रहा है क्या, पृथ्वी एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है, जहाँ पर जैविक तथा अजैविक घटक समान रूप से एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, जिसके कारण इस परिस्थिति तंत्र में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवहन होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों एवं उद्योगों से अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं तथा परिस्थितिकी
असंतुलन, ठीक है, असंतुलन पैदा कर देते हैं और पर्यावरण प्रदूषित के मुख्य रूप से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण इत्यादि, ठीक है, ये सब होते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकीय असंतुलित को प्रभावित करने वाला दो मुख्य कारक है वृक्ष, ठीक है, इसको पूर्ति करने वाले वृक्ष, मतलब इसको नुकसान, इसके चक्कर में नुकसान हो रहा है, वृक्ष की कटाई तथा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, मतलब जनसंख्या ज़्यादा होना, और वृक्षों में अंधाधुंध कटाई से कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है तथा वातावरण में और क्या बोलते हैं धूलकण एवं अन्य प्रदूषण बढ़ रहे हैं और जनसंख्या की वृद्धि से घरेलू अपशिष्ट मात्रा बढ़ रही है, मतलब कचरा, कूड़ा कचरा। अधिक अनाज उत्पाद के लिए खेतों को रासायनिक खाद भूमि प्रदूषित फैला रहे हैं तथा अधिवास और अन्य भौतिक संरचना के विस्तार के कारण वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं और ये सभी परिस्थिति के कारण असंतुलन पैदा कर रही है। तो ये था इसमें। चलिए और 151 में देखते हैं। चलिए 51 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था, ठीक है, अंतरिक्ष यान कौन था, ठीक है, मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। पहला, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 था, ठीक है, इसको याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 52 नंबर में बोला जा रहा है क्या पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। चलिए इसका आंसर शॉर्ट में देना है इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए, वाहनों को अधिक तीव्र गति से चलाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों से 14,846 किलोमीटर लंबी सड़कों को चुनकर सुपर राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है, जो 6 लेन वाले लाइन होगा, 6 लाइन, ठीक है, 6 लाइन वाले इनमें पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारी मुख्य के रूप से पूर्व पश्चिम गलियारी यानी कि 3,640 किलोमीटर लंबा और सिलचर और पोरबंदर से जोड़ता है। इसी प्रकार उत्तर दक्षिण ग्वालियर और क्या बोला जा रहा है, उत्तर दक्षिण ग्वालियर 4,016 किलोमीटर लंबा और यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। चलिए और 153 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत की 3 मुख्य खनिज और पेटियों के नाम लिखिए तथा संक्षिप्त उनका वर्णन कीजिए। तो देखते हैं शॉर्ट में इसका भी आंसर देना है आपको। देना है क्या, भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पेटियों में केंद्रित, कुछ भंडार यत्र तत्र एकाकी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, मतलब छोटा जगह में भी पाए जाते हैं। पहला हो जाएगा क्या, उत्तर पूर्व पठारी प्रदेश, इस पेटी में अंतर्गत और प्रादुपीय पठार के उत्तर पूर्व स्थित छोटा नागपुर, उड़ीसा और पठार पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं, जहां पेट्रोलियम को छोड़कर प्राय सभी खनिज पाए जाते हैं। पेट्रोलियम को छोड़कर प्राय सभी खनिज पाया जाता है। कहाँ बोला जा रहा है, देखिए जैसे कि छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में, ठीक है। तो और ये सब चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। 2 नंबर में हो जाएगा क्या, दक्षिण पूर्वी पठारी उत्तर प्रदेश में, पठारी प्रदेश में यह पेटी कहाँ, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल के विस्तृत है। यह लोहा, अयस्क और बॉक्साइट में समृद्ध है। इसके अतिरिक्त मैग्नीज, चूना पत्थर और क्या बोलते हैं इसको, मोनाजाइट तथा और थोरियम भी यहाँ पाया जाता है। चलिए 4 नंबर में हो जाएगा
उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह पेटी राजस्थान, कहाँ पर, राजस्थान और अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। यहाँ तांबा, जिन, बालू पत्थर और ग्रेनाइट और संगमरमर और क्या बोलते हैं, जिप्सम, चूना पत्थर इत्यादि खनिज भंडार है। तो ये था इसमें। चलिए 154 नंबर में बोला जा रहा है क्या, आइलिंग पिरामिड का वर्णन करिए, आइलिंग पिरामिड का निर्णय करिए। तो देखते हैं, जनसंख्या के वायु लिंग रचना का अभिप्राय विभिन्न वायु वर्गों मतलब आयु वर्गों में स्त्री और पुरुष की जनसंख्या का पिरामिड या आयुलिंग पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयुलिंग संरचना अर्थात विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुष की जनसंख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या का पिरामिड का आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। चलिए 150 में देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दें। तो देखते हैं इसका आंसर। भारत के विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है और यह विश्व का 80% अभ्रक उत्पादन करता है। भारत के कुल उत्पादक यानी कि 60% झारखंड से, 25% राजस्थान से, 12% आंध्र प्रदेश से, 3% मध्य प्रदेश से और कर्नाटक और उड़ीसा से प्राप्त होता है। भारत के अभ्रक का वितरण, ठीक है, वितरण इस प्रकार है, जैसे एक नंबर हो जाएगा झारखंड में कच्छ उच्च कोटि का अभ्रक और कोडरमा और हजारीबाग और क्या बोलते हैं गिरिडीह इत्यादि में 150 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। और राजस्थान 3 नंबर में, राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई और जयपुर से उदयपुर तक विस्तृत है। 3 नंबर में हो जाएगा आंध्र प्रदेश के लेल्लोर, ठीक है, लेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के मैसूर और हासन जिले, तमिलनाडु के और कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली और मदुरई, ठीक है, क्या बोलते हैं मदुरई और कन्याकुमारी जिले महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा और पश्चिम बंगाल के और पुरुलिया और बांकुरा जिले में भी अभ्रक पाया जाता है। कैसे नाम रहते हैं यार, बाप रे, ऐसे नाम रखते हैं, कोई बढ़िया नाम रखो। चलिए इसमें बोला जा रहा है कि दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों के नाम लिखे। 4 कोयला खानों के नाम लिखना है। 1 नंबर हो जाएगा क्या, दामोदर बेसिन स्थित 4 कार्यों का नाम निम्नलिखित है। 1 नंबर हो जाएगा 1 नंबर में हो जाएगा झड़िया। 2 नंबर में होगा क्या, रानीगंज। 3 नंबर में हो जाएगा क्या, बरका काना, क्या नाम लगता है यार, बरका काना। 4 नंबर में हो जाएगा क्या, और विद्यावर्ती, ठीक है। तो ये सब था इसमें 4। चलिए 57वां नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 प्रमुख समुद्री पत्तनों के नाम लिखें, पत्तनों का नाम लिखें। तो कोलकाता और पारादीप और विशाखापट्टनम और हल्दिया, चेन्नई और इन्नौर और तूतीकोरिन और बंदरगाह भारत के पूर्व तट पर स्थित है। चलिए, और 58 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत के किन्हीं 4 प्रमुख सूखा संभावी राज्यों के नाम लिखें। भारत के 4 प्रमुख
सूखा संभावी राज्य निम्नलिखित नाम है। देखिए 1 नंबर में हो जाएगा क्या आंध्र प्रदेश, 2 नंबर कर्नाटक, 3 नंबर में मध्य प्रदेश, 4 नंबर में गुजरात। चलिए ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। आगे पूछा जा रहा है कि योजना का आयोग का गठन कब हुआ था, इसके 2 कार्यों को लिखे। 2 कार्यों को लिखना है, कौन कौन 2। तो योजना आयोग का गठन 1950 में, कब 1950 में 50 ईस्वी में हुआ था। इसके 2 कार्य हैं, निम्नलिखित है। कब कौन कार्य, 2 कार्य। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिमार्ग, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सामाजिक मतलब अवसंरचना, ठीक है, और बोला जा रहा है कि और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना। और 2 नंबर में हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर होगा क्या, विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाना तथा उनको लागू करना है, ठीक है। चलिए 160 में देखते हैं, 160 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सार्क का पूरा नाम क्या था। सार्क का पूरा नाम क्या है, उनका मुख्यालय कहाँ है। चलिए देखते हैं इसका। सार्क मछली मत समझ लेना, ठीक है। तो इसका जो सार्क का पूरा नाम यानी कि यथार्थ दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसके 8 सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को मुख्यालय ढाका में हुआ। कहाँ पर हुआ था, ढाका में। ये सब याद रखना है बाबू हर हालत में, ठीक है। चलिए और 61 नंबर में क्या बोलना जा रहा है, इसमें बोला सुएज नहर किन 2 निकटवर्ती मतलब कि पतनों को जोड़ती है। तो निकटवर्ती को पतनों को जोड़ती है, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सुएज नगर मिस्र में, उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित है। पोर्ट सुएज को जोड़ती है। इस प्रकार उत्तर भूमध्य सागर और दक्षिण में लाल सागर इससे जोड़ती है। लाल सागर से और दक्षिण में और भूमध्य सागर से जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए मतलब उत्तर में भूमध्य सागर से और दक्षिण में लाल सागर से दोनों जोड़ते हैं। चलिए 162 नंबर में बोला जा रहा है, इससे बोला जा रहा है भारत में घटते हैं, मतलब भारत जो है इसमें घटते हुए शिशु का लिंग अनुपात के 2 कारण बताइए। तो भारत के घटते हुए लिंग अनुपात के निम्नलिखित 2 कारण हैं। पहले कारण देखिए, इसमें हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा क्या, क नंबर में सामाजिक दृष्टिकोण। भारत में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पुरुष जन्म लेता है, यानी कि स्त्री से पुरुष ज़्यादा जन्म लेते हैं, यानी कि लड़की से लड़का ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक है, जन्म लेती है। भारतीय परिवार पुरुष प्रधान है। भारत का परिवार का पुरुष प्रधान होता है, ठीक है, परिवार का, जिसमें मिस्र का स्थान गौण रहता है। और तिरस्कार के कारण और शैशव काल में स्त्री मृत्यु दर, ठीक है, मृत्यु दर मतलब स्त्री का मरना, ठीक है, अधिक है। स्त्री ज़्यादा मरते हैं। और बाल विवाह के कारण, ठीक है, प्रसव के समय भी बहुत स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। अतीत काल में स्त्री शिशुओं की हत्या की प्रथा तथा महामारियों में भी स्त्रियों की अधिक मृत्यु के कारण लिंग अनुपात में कमी होती है। और मतलब इसमें बोला जा रहा है क्या, जैसे कि 18 से कम उम्र की लड़कियों की जो शादी कराते हैं तो उसको भी मतलब कि उसको भी शादी करने के बाद भी वो मर जाते हैं, उसमें भी बहुत सारा परेशानी होता है, ठीक है। तो चलिए और ख नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधि, इस वैज्ञानिक विधि के आने के बाद कन्या भ्रूण की हत्या तेजी से हो रही है, ठीक है। मतलब कि बच्चे माँ के पेट में रहते, यहाँ से उसको जान मार देते हैं, यानी पहले पता चल जाता है, ठीक है, टेस्ट में। तो समाज के दहेज आदि और कुरीतियों के कारण लोग कन्या का जन्म नहीं होते हैं, मतलब ठीक है, जन्म नहीं चाहते हैं औरत का, ठीक है, और उन्हें जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। तो इसलिए कम होता है। बहुत सारा कारण है, ये सब तो बच्चों भी जानते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जो उसको नहीं चाहते हैं लोग, लेकिन अभी तो फिर भी ठीक है,
चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, और इस वीडियो का भी आखिरी है, ठीक है। देखिए 63 नंबर में बोला जा रहा है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख शर्तों का उल्लेख करिए। प्रमुख शर्तों का उल्लेख करें। धूल मतलब जो वायु प्रदूषण कैसे होता है, धूल, धुआं, गैस इत्यादि मतलब समदूषकों की वायु में अभिवृद्धि जो मनुष्य, जंतु और पेड़ पौधा के लिए हानिकारक होते हैं। और वायु प्रदूषण कहते हैं कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी और विस्फोटक, धूल, तूफान, अग्नि इत्यादि। और मानवकृत स्रोत जैसे मानव के लिए जैसे उद्योग, मोटर वाहन और ताप, बिजली, घर, शहर, कचरा, खदानों के निकलते हुए धुआं इत्यादि। 2 नंबर में लिखना है क्या, उद्योग, ठीक है। उद्योगों से अनेक प्रकार के जहरीला गैस, राख और धूल निकलकर वायु को प्रदूषित करती है। 2 नंबर में हो जाएगा मोटर वाहनों से और मोनोक्साइड और शीशा वायुमंडल में छोड़ती है, शीशा वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। और बड़े नगरों में 50 से 60 प्रदूषित किन्हीं से आता है, यानी इन्हीं से होता है, ठीक है। 4 नंबर में हो जाएगा क्या, ताप बिजली घरों से गंधक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ा जाता है। 5 नंबर में हो जाएगा क्या, शहरी कचरा। क्या हो जाएगा, शहरी कचरा और महानगरों में प्रतिदिन लाखों टन कचरा निकलता है। इसमें, ठीक है, इसमें से बहुत कचरा जला हुआ होता है और जिसका घना धुआं वायुमंडल में फैलाकर उसे प्रदूषित किया जाता है। 6 नंबर होगा ना। 6 नंबर जगह खदानों से निकलने वाले धूल, खदानों की और पत्थर, चूना पत्थर मतलब तोड़ फोड़ जो आते हैं उसे धूल निकल कर जो वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यही सब हुआ, ठीक है। तो आज का वीडियो तो बहुत अच्छा था, ठीक है। और हम लोग का लगभग कितना क्वेश्चन हो गया, 41 से 63, 20 और 2 22, ठीक है। 22 क्वेश्चन आज हम लोग को इसका उत्तर दिए। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या, बाय।